हेलो कैंडिडेट्स, निष्कर्ष क्लासेज यूट्यूब चैनल झुंझुनू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका रिज़ल्ट बार बार एक ही आ रहा है, नॉट शॉर्ट लिस्टेड और नॉट शॉर्ट लिस्टेड, जिसकी वजह से आप अपने दिमाग में स्ट्रेस, धीरे धीरे डिप्रेशन और फिर एंजाइटी की ओर जा रहे हो, तो आप हमारे द्वारा बताई हुई ये 4 लाइनें अपनी ज़िंदगी में याद रखना, जो आपको बहुत मोटिवेट करेंगी। वो लाइनें क्या है? बेच ज़रूर दिया है किस्मत ने समय के हाथों, पर मैं बेचारा नहीं हूँ। अकेला हूँ, तन्हा हूँ, लेकिन तन्हाई से डरा नहीं हूँ। मैं फिर उठ खड़ा हुआ हूँ दोस्तों, जिंदा हूँ, अभी तक मरा नहीं हूँ। दोस्तों, इन लाइनों को साथ आप अपने आप को मोर पेशेंस, मोर कॉन्फिडेंस और मोर प्रैक्टिस के साथ जब आगे बढ़ोगे तो डू पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, इसी काम के साथ आप अपने रिजल्ट को पॉजिटिव बना सकते हो। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो एक स्टूडेंट और जो कैंडिडेट होता है उनके बीच में क्या फ़र्क होता है। आपने स्कूली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर अटेम्प्ट किए होंगे, लेकिन वही स्टूडेंट जब एक कैंडिडेट बनकर किसी एग्ज़ाम के लिए जाता है तो वहाँ पर वो फेल हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका मेन रीज़न है जो मैं आपको एक गणितीय भाषा में ही समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चों, एक्चुअल में होता क्या है कि आप जब एग्ज़ाम की बोर्ड देते हो तो उस एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आपने किया और उस क्वेश्चन का 1/4 भाग आपने सही कर दिया। दूसरा क्वेश्चन आपने किया और उस क्वेश्चन का 1/2 भाग आपने सही कर दिया। तीसरा क्वेश्चन जो आपने किया उसका आपने 3/4 भाग सही कर दिया, और जो चौथा क्वेश्चन किया उसका आपने पूरा भाग यानी 100% सही कर दिया। अब देखो बच्चों, हम यहाँ क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं गणितीय भाषा में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट और एक कैंडिडेट में क्या फ़र्क हो जाता है और वो क्यों फेल होता है। इसका क्या हुआ कि ये है, जो मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है, ये भी आपने एक क्वेश्चन किया, इस तरह के आपने 2 क्वेश्चन किए और जो पूरे सही किए वो भी 2 क्वेश्चन किए। अब देखिए आपके मार्क्स कितने हो गए। आपने 1/4 सही किया और क्वेश्चनों का जो मार्क्स है यानी एक क्वेश्चन के कितने नंबर हैं, वो 4 नंबर का है। ये आप हम मान के चल लेते हैं कि हर पर्सन 4 नंबर का है। आपने 4 नंबर का एक पर्सन किया, उसका 1/4 भाग सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन किया है तो आपको नंबर भी कितना मिलेगा? 1 मिल जाएगा। दूसरा है, आपने 4 नंबर का एक क्वेश्चन सही किया है और आधा सही किया है, तो जो एग्जामिनर होगा वो आपको कितने नंबर दे देगा? 2 नंबर दे देगा। और आपने जो तीसरा क्वेश्चन है उसका 3/4 भाग यानी पूर्ण भाग सही किया है और वैसे 2 क्वेश्चन किए हैं, तो एक क्वेश्चन में आपके कितने नंबर आ गए? 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसका पूर्ण भाग सही किया यानी 3/4 सही किया तो आपके 3 नंबर आ गए। और उसी प्रकार आपने जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो पूरा सही किया है, वो चौथा क्वेश्चन आपने पूरा सही किया तो आपको 4 में से 4 नंबर दे देगा। अब उस प्रश्नों के क्वेश्चन नंबर कितने हैं? आपने 1 नंबर का 1 किया तो आपका 1 नंबर हो गया, प्लस आपने जो आधा सही किया वो भी 1 किया तो प्लस 2 नंबर हो गए। और जो तीसरा क्वेश्चन आपने किया वो 3/4 सही किया, उसके 3 नंबर भी मिले और वैसे आप 2 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके नंबर हो जाएंगे 3 × 2 = 6 हो जाएंगे। और आपने जो पूरा क्वेश्चन सही किया वो 2 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके नंबर हो जाएंगे 4 × 2 = 8। अब देखो इस नंबरों को हम ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 6 9, और 9 और 8 17। मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपने कितने नंबर अपने अपेंड वो प्राप्त कर लिए? 17 नंबर कर लिए। आपका पेपर कितने नंबर का था? तो आप पेपर देखोगे तो कितने नंबर का हुआ? 2 क्वेश्चन ये थे, 2 ये थे, 4, 1 5 और 1 6 क्वेश्चन हो गए, और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन है तो 6 चौक 24, यानी आपने 24 में से 17 नंबर
प्राप्त कर लिए। अब यही क्वेश्चन जो सेम पैटर्न है वही आप एग्ज़ाम में फॉलो कर दो। आप एग्ज़ाम देने गए, आपने क्वेश्चन किए, कोई क्वेश्चन है जो जिनमें वहाँ पर जो क्वेश्चन सही होगा वो ये जो पीछे आपने 3 क्वेश्चन सही किए हैं वो क्वेश्चन आपका एक भी सही नहीं होगा, सिर्फ ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये आपके सही होंगे। तो आपको नंबर कितने मिलेंगे? 8, क्योंकि आपने 2 क्वेश्चन सही किए हैं। वहाँ पर क्या होता है, एक्यूरेसी 100% होती है। या तो आपका क्वेश्चन 100% गलत होगा या आपका क्वेश्चन 100% राइट होगा। इसमें ये नहीं होगा कि ये इतना परसेंट सही है इतना परसेंट गलत है, वो चक्कर इसमें नहीं होता। लेकिन जो हम बोर्ड एग्जाम में लिखित परीक्षा देते हैं उनमें अपने इस तरह से करके नंबर बन जाते हैं 17 और इसमें बने 8। अब इस 8 में से क्या होता है कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो करीब करीब एग्ज़ाम्स होती हैं उस एग्ज़ाम्स के अंदर 1/4 है वो माइनस कर दिया जाता है। यानी एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो उसका जो आपने सही किया है उसमें से 1/4 कम कर दिया जाएगा, यानी 25% कम कर दिया जाएगा। अब देखिए आपने क्वेश्चन कितने गलत कर दिए, एक क्वेश्चन ये गलत कर दिया, एक क्वेश्चन ये गलत कर दिया, 2 हो गए, और 2 क्वेश्चन ये गलत कर दिए, 4 क्वेश्चन गलत कर दिए। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो क्या? एक क्वेश्चन आपने ये गलत किया, एक क्वेश्चन आपने ये गलत किया और 2 क्वेश्चन आपने ये गलत कर दिए। कुल कितने क्वेश्चन हुए? 4। अब 4 का हम 1/4 निकालेंगे। जब 4 क्वेश्चन गलत कर दिए और 4 का 1 का मार्क्स कितना है? कितना है? 4। तो कितने हो गए? 16। 16 का जब हम 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। यानी जो हमने 8 नंबर प्राप्त किए थे उसमें से भी 4 नंबर और कम हो गए। जब 8 माइनस हम 4 करते हैं तो बचे कितने? 4। यही आपके प्राप्तांक होंगे। ये तब थे जब आप जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो देते हैं तब। ये कब हो गए? जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो किसी कंपटीशन की। एक बच्चा जो 24 नंबर में से 17 नंबर ला रहा था बोर्ड एग्ज़ाम में, वही बच्चा जब कंपटीशन देने के लिए जाता है तो 4 नंबर लाता है। बच्चों आप मेरे को सच सच बताना, आप अगर 10th और 12th के अंदर जिस सब्जेक्ट में 80, 75 या 90% तक अंक प्राप्त किए हैं, वही एग्ज़ाम देने के लिए आप जब एक कंपटीशन में जाते हो तो उस सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर आते हैं? मान लीजिए कि आपने इंग्लिश में 10वीं के अंदर 80 नंबर प्राप्त किए थे, 80%। आपने 12th के अंदर उसके अंदर 85% नंबर प्राप्त किए थे और आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो तो आपके 6 या 7 नंबर से ज़्यादा नहीं आते हैं। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यही है क्योंकि इसके अंदर कुछ कुछ सही होके एक बड़ी संख्या बन जाती थी और जो जब कंपटीशन देने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ कुछ सही नहीं होता, या तो पूरा ही सही होता है या फिर पूरा ही गलत होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले अपनी जो पढ़ाई का तरीका है या जो आपके क्वेश्चन की एक्यूरेसी का जो तरीका है वो आपको ठीक करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन 100% आना चाहिए, उसका जो उत्तर है वो आपको 100% राइट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने तरीका लगा दिया, तरीकों में उसकी वैल्यू पुट कर दी, उससे आपको कुछ % नंबर मिल जाएंगे। ऐसा बच्चों बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका 100% राइट होना चाहिए, चाहे आप तुक्का ही मारो लेकिन होना चाहिए सही। समझ रहे हो आप मेरी बात को कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? अब दूसरी बात ये हो रही है कि आप लोग मेहनत करने से कतरा रहे हो, मेहनत करना नहीं चाहते कि मैं मेहनत करूं और मेहनत करके आगे बढ़ूं, और मेहनत करते हो तो मेहनत करने का तरीका पता नहीं है कि मेहनत मुझे किस तरह से करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को मुझे किसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को मुझे किस तरह पढ़ना चाहिए, ये भी आपको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप एक स्टूडेंट है, आपको एक निश्चित सिलेबस था, 10th की किताब दे दी, सामाजिक विज्ञान की ये किताब आएगी, उसमें से ये क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाते हैं। आपको उनका आंसर हटा दिया और आपने एग्जाम में जाकर वो आंसर लिख दिए और आपका रिजल्ट जो एक ठीक ठाक स्कोर तक आपको लेके चला गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा होना नहीं है। आप जाओगे मैथ देखोगे तो मैथ में एक से जो आपने 1 से लेकर 10 तक मैथ पढ़ी थी, जनरल मैथ में वो सब कुछ है गया। जो फर्स्ट क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक जितनी आपने मैथ पढ़ी है उसका सब का सब आपको एग्जाम में आएगा। वही इंग्लिश में देख लो, जो इंग्लिश में हमारी एक्चुअल में जो पढ़ाई में पढ़ाया जाता है वो हमारे तो काम ही नहीं आता। जब कंपटीशन देने जाते हैं तो उसका कुछ अपने
कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल पाता है कि हमने जो 10th में मैथ इंग्लिश पढ़ी थी वो इंग्लिश गई कहाँ, ये समझ में ही नहीं आता। चलिए इन बातों को तो हम यही ड्रॉप करते हैं। अब एक बच्चे होते हैं जो कुछ ट्रिक के पीछे दौड़ते हैं कि ट्रिक से पढ़ाओ, मेहनत हमें करनी नहीं, छोटी छोटी ट्रिक बता दी जाए और उस ट्रिक से मेरा आंसर आ जाए और मैं एग्ज़ाम पास कर लूँ। तो देखिए बच्चों, मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ट्रिक्स है जिससे आप बार बार ट्रिक 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 बोलते हो, वो ट्रिक है, वो एक्चुअल में सही तरीका नहीं है। और अगर तरीका सही है भी कि एक्चुअल में उससे कुछ हो सकता है, तो उसके लिए आपको बेसिक का ज्ञान होना तो बहुत ही ज़रूरी है। यह बहुत ज़रूरी है कि आप प्रतिशत में कोई ट्रिक लगा रहे हो तो आपको प्रतिशत का जो आधारभूत ढांचा है उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो आप कोई भी ट्रिक उसमें फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता चलेगा कि जो ट्रिक मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, इस ट्रिक से मेरा आंसर कहाँ जा रहा है। और जब आंसर का पता नहीं कि वो जा कहाँ रहा है तो हम ट्रिक क्या लगाएंगे। क्यों, इस बात के ऊपर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक बार की बात है, इंग्लिश की क्लास चल रही थी और उस इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश की मैम बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही थी। इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते मैम ने बच्चों को बताया कि ऐसे जो होता है वो कैसे लिखा जाता है। उसके ऊपर वो क्लास थी, तो ऐसे लिखने के बारे में वो बच्चों को बता रही थी कि बच्चों ऐसे ऐसा लिखना चाहिए, ऐसे ऐसे लिखना चाहिए। तो उसने कहा कि बच्चों देखो क्या है कि जो ऑलमोस्ट जो ऐसे होते हैं वो लगभग सेम सेम ही होते हैं और उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता लिखने के अंदर। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप माई बेस्ट फ्रेंड का याद करके गए हो और आ गया माई बेस्ट टीचर का, तो जहाँ जहाँ पर आपने माई बेस्ट फ्रेंड याद किया है वहाँ वहाँ पर माई बेस्ट टीचर लगा देना। और अगर आप माई बेस्ट टीचर का याद करके गए हो तो जहाँ जहाँ पर माई बेस्ट टीचर आपने याद किया वहाँ पर माई बेस्ट फ्रेंड लगा देना। अब बच्चे थे, वो एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे और क्वेश्चन पेपर उसके सामने आया। क्वेश्चन पेपर में पढ़ा तो ऐसे मिला उन्हें माई फादर का। अब बच्चों के सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि लो साहब ये तो जो हम याद करके आए वो तो आया ही नहीं। बच्चे ने बैठे क्लास में बैठे बैठे अपने माइंड में रिकॉल किया, माइंड से जवाब आया कि रे मैडम ने तेरे को ट्रिक बताई थी कि जहाँ जहाँ फ्रेंड है वहाँ टीचर लगा दो, तो इसमें क्या है, माई फ्रेंड का था, ये माई टीचर फादर का है, तो कोई फ़र्क नहीं है, जहाँ पर फ्रेंड लगाना था वहाँ पर हम फादर लगा देते हैं। और बच्चे ने ऐसे लिखना प्रारंभ कर दिया। आप देखिए इससे बनता कैसा है। बच्चा है वो लिखता है, ऐसे लिखना चालू करता है, माई बेस्ट फ्रेंड का याद था और उसे माई टीचर पर लिखना स्टार्ट करता है। तो वो बच्चा करता क्या है, फादर्स आर एवरीवेयर बट ट्रू फादर इज़ वेरी रेयर। ये लिखने में बच्चा अपने आप में बड़ा प्राउड फील कर रहा है कि मेरे को तो मैडम ने बताया था और मैं वो ट्रिक लगा रहा हूँ, मेरा इससे बिल्कुल राइट हो रहा है। आगे वो लिखता है, आई हैव मैनी फादर बट श्यामलाल इज माई बेस्ट फादर, ही कम ऑफ्टन एट माई होम एंड माई मदर लव्स हिम वेरी मच। आप खुद सोचिए कि उसने क्या लिख दिया। आप मेरे को बताइए कि उसने क्या लिख दिया। उसे यही पता नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ उसका सेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या बनता है, इसका अर्थ क्या होता है, उसे यही पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे बेसिक का ज्ञान नहीं था कि बेसिक में ऐसे कैसे लिखे जाते हैं, फ्रेंड और फादर क्या होते हैं, क्या फादर जैसे ही रियर होते हैं या बेस्ट होते हैं, क्या आपके भी फादर बेस्ट या कोई बैड है क्या? फादर फादर होता है, वो बेस्ट और बैड नहीं हो सकता। ठीक है, आज मैं आप लोगों को जनरल मैथ के बारे में कुछ बातें हैं जो यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो देखिए, अब हम जनरल मैथ में एज रिलेशन यानी आयु संबंध, जो आयु में संबंध होता है वो क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। मेरा आपसे एक ही वादा है कि आप मेरे कम से कम 10 वीडियो ज़रूर देखें। पहले ये ना सोचे कि मैं कुछ पढ़ा नहीं पाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं आपको एक दूसरी बात अपने खुद के बारे में बता देना चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सा खेती बाड़ी करने वाला आदमी हूँ। 30 साल मुझे पढ़ाई छोड़े हुए हो गई है कि 30 साल से मैंने पढ़ाई नहीं की है। फिर भी आपको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि पढ़ने और पढ़ाने की कोई उम्र नहीं होती है, बशर्ते कि आप में उसकी इच्छा हो। मैं इसी चीज़ को आपके सामने कितना मैं पढ़ा सकता हूं और कितना आपको समझा सकता हूं, ये आप एक वीडियो में फैसला मत करना। मेरे कम से कम 10 वीडियो देखने के बाद में आप मेरे चैनल को डिसलाइक कर देना, या चाहिए आप
उसको अनसब्सक्राइब कर देना। आज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपके अड़ोस पड़ोस के बच्चे या आपके कोई रिलेटिव जो भी हो उनके अंदर मेरे वीडियो ज़रूर देना। मैं आपसे ये गारंटी लेता हूँ, ये वादा करता हूँ मैं आपसे कि मैं आपको, ये नहीं है कि मैं 5 वीडियो बना लूँगा और उसके बाद में वीडियो नहीं बनाएंगे। अभी कोरोना काल चल रहा है, कम से कम 4-6 महीने में आपकी कोई एग्ज़ाम नहीं होंगी। उससे पहले मैं कंप्लीट जो जनरल मैथ है, जो अपने एसएससी वगैरह में आती हैं, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में आती हैं, वो कंप्लीट जो मैथ है वो मैं आपको करवाऊंगा। चलिए अब हम बात करते हैं आयु संबंध यानी एज रिलेशन। तो कैंडिडेट्स देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपको देखने में बहुत इजी लगेगा कि बहुत इजी सा क्वेश्चन है और मैं क्या आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये डरा कर के पहले ही एक बड़ा सा क्वेश्चन लिख दूँ और उससे आपको डरा दूं कि देखो आयु संबंध कितना कठिन होता है और आपका मैथ में जो डर पहले से है वो डर और भी ज़्यादा हो जाए। ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम आपके मन से मैथ के डर को दूर करना है। इसलिए मैं पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लूँगा और उसके बाद में धीरे धीरे करके हम बड़ी टाइप के क्वेश्चन लेंगे। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। सोनू और मोनू की आयु का योग 22 वर्ष है। क्या है? सोनू और मोनू की आयु का योग। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सोनू प्लस मोनू, ठीक है। योग कितना है दोनों का? 22 वर्ष। तो यहां क्या लिख लेंगे? 22 वर्ष। दूसरा, इससे आगे क्या दे रखा है? यदि सोनू मोनू से 4 वर्ष बड़ा है। बड़ा कौन है? सोनू। किससे है? मोनू से। तो अंतर कितना हो गया? सोनू बड़ा है किससे? मोनू से। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर है, वो अंतर कितना हो गया? 4 साल। यानी एक सोनू है वो 4 साल बड़ा है और मोनू है वो 4 साल छोटा है। तो इस टाइप के अगर आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप एक्स वाई वाले फार्मूले से करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और एग्ज़ाम के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है कि एक टाइम लिमिट में क्वेश्चंस को हल करना या अपने क्वेश्चंस को जो पेपर है उसको हल करना। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 22 वर्ष है, 22 वर्ष को आप 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। 2 में करोगे तो 11 ये हो जाएगा और 11 ये हो जाएगा। अंतर कितना है? 4 साल। इसको भी आप 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 2 साल और 2 साल। अब आपको क्या करना है? जो ये है, ये सोनू बड़ा है, तो बड़ा है उसके लिए 2 को क्या कर देंगे? इसमें प्लस कर देंगे। 2 में 11 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। मोनू छोटा है तो उसके लिए 2 माइनस कर देंगे। 11 में से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 9। अब इसमें हमें पूछा क्या है? उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या आया? 9 आ गया और 13 आ गया और 9 आ गया। कैसे आया? कि हमने सोनू और मोनू की जो आयु थी उसको 2 भागों में डिवाइड किया। 11-11 साल हो गए। दोनों के जो आयु है उसका अंतर 4 साल था, उसको 2 भागों में डिवाइड किया तो 2-2 हो गए। 2 को हमने 11 में एक बार जोड़ दिया और एक बार माइनस कर दिया, तो दोनों की क्या आ गई? उम्र आ गई। अब जो अपना आंसर होगा वो यही है कि सोनू है वो हो गया, सोनू 13 साल का और मोनू है वो 9 साल का। आंसर। इसी तरह से अगर इसको थोड़ी सी संख्या बदल दी जाए, जैसे सोनू और मोनू की आयु का योग है, उसको यहां से 22 की जगह 20 वर्ष कर दिया जाए, और यदि सोनू और मोनू की आयु से जो अंतर है या बड़ा है वो 5 साल कर दिया जाए। क्योंकि आप सोचोगे कि ये तो जो था वो आपको 4 को 2-2 में डिवाइड कर दिया और आंसर आ गया, लेकिन हम अब 5 कर देते हैं। तो 5 करेंगे तो भी हमें फार्मूला वही लगाना है। यानी दोनों की आयु कितनी है? 20 वर्ष। 20 वर्ष को 2 जगह बांटेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10-10 वर्ष। और दोनों की आयु में अंतर कितना है? अंतर वो कितना है? 5 साल। 5 साल को भी 2 जगह डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 और 2.5। दूसरी बात, आप लोगों को मैथ के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ होगी वो हमेशा के लिए आधा
पाव पौना किस चीज़ को बोलते हैं, या जिसे 1/2, 1/4, 1/5, 3/4, इस चीज़ों का ज्ञान आपको होना, व्यवहारिक जो ज्ञान होता है, जो कॉमन सेंस जिसे बोलते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके बिना आपका ये हो नहीं पाएगा। अगर 5 को 2 जगह डिवाइड करने के लिए भी अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने लगे तो उससे मुश्किल हो जाएगी। फार्मूला अपना वही रहेगा, एक बार है वो 2/5 को प्लस कर देंगे और दूसरी बार है जो 2/5 को माइनस कर देंगे। तो 10 में जब 2/5 माइनस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और 2 12, 12/5, और 10 में से 2.5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5। देखिए इन दोनों के बीच में 5 साल का अंतर है क्या? अरे आप लोग ये देखिए कि इन दोनों के बीच में 5 साल का अंतर है क्या? 12.5 और 7.5, या 12.5 या 7.5 में से को निकालोगे तो क्या होता है क्या? देख लीजिए आप, 7.5 इसमें से माइनस कर दीजिए तो क्या हो गया, 5 में से 5 निकालोगे 0 बच गया, ये हो गया। और 12 में से 7 निकालोगे कितना बचेगा, 5। ठीक है, आप लोगों के समझ में आया क्या? जो अंतर था वो 5 साल का हो रहा है क्या, यानी एक 12.5 साल का हो जाएगा और एक 7.5 साल का हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर आपको फिर बता देने चल जाता हूँ, क्योंकि बहुत बार हमसे गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ क्या होती हैं कि ये 7.5 है और ये 7.5 क्या है, वर्ष है क्या, वर्ष है। तो ये 7.5 का अगर हमें जो ऑप्शंस है उसके अंदर 7 वर्ष और 6 माह होंगे, 7 वर्ष और 6 माह होंगे। यहाँ ये 5 है, इसका ये मत समझ लेना कि 7 वर्ष और 5 माह, ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, 7 वर्ष और 6 माह। तो हमारा उत्तर क्या निकल के आया, जो सोनू है वो 12.5 साल का होगा और जो मोनू है वो 7.5 साल का होगा। क्या हो गया आंसर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बोर्ड पर है। राधिका और निहारिका की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। आयु में अंतर कितना है, अंतर बराबर है 7। यदि राधिका की आयु निहारिका की आयु की 2/3 है, राधिका की आयु, यहां देखो समझने की बात यही है, राधिका की आयु निहारिका की आयु की 2/3 है। राधिका बराबर क्या हो जाएगा, निहारिका के लिए एन से डिनोट करता हूं, राधिका को आर से डिनोट करता हूं, गुणा 2/3, 2/3 है। अब R/N बराबर 2/3। अब देखो हमें पूछा क्या है, तो निहारिका की आयु ज्ञात कीजिए। अब निहारिका की आयु हमें ज्ञात करनी है। यहाँ हमारे पास जब 2 और 3 के अंदर अब अंतर देखते हैं तो कितना है, 1। 2 और 3 में अंतर कितना है, 1, यानी दोनों के अंदर अंतर है 1। जो मेरे हिसाब से अंतर है वो उनकी दोनों की आयु में 1 है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से उनकी आयु में अंतर 7 है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जो मैंने अपनी तरफ से जो ये इनका जो दिया हुआ आयु का, उसके अंदर इसको हम अनुपात में भी लिख सकते हैं, अगर चाहें तो इसे अनुपात में भी लिख सकते हैं। यानी R/N को जब लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 2/3, और जब इन दोनों में से निकालते हैं तो इनका अंतर आता है 1। और ये जो 1 है वो अंतर है आयु का, यानी मेरे हिसाब से उनके आयु के अंदर 1 अंतर है, यानी 1 वर्ष बड़ी है। और उसके हिसाब से जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से अंतर कितना है, 1 बराबर 7। यहाँ तक बात आ गई समझ में? मेरे हिसाब से दोनों के बीच में आयु का अंतर 1 है और पर्सन के हिसाब से दोनों के बीच में आयु का अंतर 7 है। तो मेरे 1 बराबर 7 आ गया। आगे मैं इस क्वेश्चन में जो भी कुछ पूछा जाए वो मैं आसानी से बता सकता हूँ। तो अब मेरे हिसाब से 1 है, हमें ज्ञात किसकी करनी है, निहारिका की। निहारिका की मेरे हिसाब से आयु है 2, और बुक के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 1 बराबर 7 है, तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर 7 है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, 1 2 है तो 2 को इधर गुणा कर देते हैं और 2 को इधर गुणा कर देते हैं।
तो बराबर कितना हो जाएगा 24 आंसर। समझे क्या आप मेरी बात को? दोनों की आयु है उसमें 7 वर्ष का अंतर है, तो अंतर हो गया 7 साल। दोनों की जो आयु है उसमें राधिका की आयु निहारिका की आयु की 2/3 है, तो राधिका बराबर हो गया निहारिका गुणा 2/3। तो राधिका बराबर 2 और n बराबर निहारिका बराबर 3। अब इसमें हमें निहारिका की आयु पूछी गई है, तो निहारिका की आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 बराबर कितना है 7, तो 3 से इधर गुणा कर देंगे और 3 से उधर गुणा कर देंगे, और जब 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 तिये 21, 21 क्या हो गया आंसर। समझे क्या? आप बात को ध्यान से देखो, प्रश्न को देखो और ये देखो, ये तरीका आप लोगों के लिए सबसे होगा। जो अनुपातों में अंतर है वो उसकी उम्र का जो अंतर है उसके बराबर होता है। यानी यहाँ 1 बराबर 7 आ गया, तो 7 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 21 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी निहारिका की जो आयु है वो कितनी होगी 21 वर्ष। अब इसी में अगर आयु का अंतर है, जो आयु का अंतर है इसको चाहे घटा दिया बढ़ा दिया जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें अनुपातों में जो अंतर है वो पता चल गया। तो 1 बराबर अगर यहाँ पर 12 साल कर दिया जाए, मान लो कि यहाँ दोनों में आयु के अंदर जो अंतर है वो 12 वर्ष कर दिया जाए, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे हिसाब से 2:3 निहारिका और राधिका की आयु है, R/N 2:3 में है। यहाँ अनुपातों में अंतर कितना है 1 है, और मेरे एक है अंतर 1 है मेरे हिसाब से, और पर्सन के हिसाब से अंतर कितना है 12। मुझे ज्ञात करनी है निहारिका की, तो निहारिका की ज्ञात करने के लिए 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 तिये 36। यही हमारा क्या होगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्ष पहले 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। क्या 2 वर्ष पहले योग कितना था दोनों बच्चों का 18 वर्ष, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। अब आप मेरे को एक बात समझाइए, अगर 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष है तो क्या आज भी अंतर 2 वर्ष होगा या कोई दूसरा होगा? मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूं कि जब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा, तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि आज उनकी आयु में अंतर है वो 2 वर्ष ही रहेगा या इससे कम या ज़्यादा होगा। देखो कैंडिडेट्स, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें 2 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद आयु का अंतर जो दिया हुआ है वो अंतर हमेशा सेम ही रहेगा। वो उम्र बढ़ सकती है लेकिन कभी भी अंतर कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। 50 साल पहले भी वही अंतर होगा और 50 साल बाद में भी अंतर सेम ही रहेगा। उम्र दोनों की बढ़ सकती है लेकिन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो उम्र का सेम ही रहने वाला, चाहे वो 3 साल बाद हो, चाहे 5 साल बाद हो, चाहे 8 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो। क्या समझे आप मेरी बात से? मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो आयु का अंतर होगा वो हमेशा सेम ही रहने वाला है। तो अंतर हमें दे रखा है, जो अंतर है वो है 2 वर्ष। अब 2 वर्ष पहले 18 वर्ष था। कितने वर्ष? 2 वर्ष। हमें वर्तमान में आना होगा, तो जब हम वर्तमान में आएंगे तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? 2 वर्ष पहले था 18 वर्ष, आज कितना हो जाएगा? अरे 2 वर्ष पहले 18 वर्ष था तो आज क्या हो जाएगा? देखो इसमें आदमी 2 हैं, बच्चे हैं वो 2 हैं, तो हमें ये जो 2 वर्ष है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों की संख्या है वो 2 है। तो ये थोड़ी है कि एक ही बच्चा 2 वर्ष बढ़ जाएगा और एक बच्चा वहीं रह जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो उम्र है वो बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी। जब दोनों बच्चों की उम्र बढ़ेगी तो 2 वर्ष का अंतर है तो 2 साल दोनों बढ़ जाएंगे, तो कितने वर्ष हो जाएगा? 4 वर्ष। तो 18 + 4 = कितना हो गया? 22। अब हमें पूछा क्या है
कि दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। तो 22 है, इसके 2 फैक्टर बना लीजिए। 2 फैक्टर जब आप बनाओगे तो कितने कितने हो जाएंगे, 11 और 11। आप लोगों को क्या बताया था, जो अंतर है उसके भी हम 2 फैक्टर कर लेते हैं, यानी 1 और 1। अब क्या करेंगे, एक को हम 11 में प्लस कर देंगे और दूसरे को हम 11 से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब 11 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12, और 11 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10। हमें पूछा क्या है, बड़े बच्चे की वर्तमान आयु। तो बड़ा बच्चा जो जिसकी ज़्यादा उम्र वही बड़ा बच्चा, तो बड़ा बच्चे की उम्र कितनी है, 12 साल। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष है। कितने साल पहले, 2 साल पहले। 2 साल पहले है तो 2 साल बाद में 2 बच्चे हैं तो 2-2 साल दोनों बढ़ेंगे, 4 उसमें प्लस हो जाएंगे, तो 18 में जब 4 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 के हम 2 फैक्टर बनाएंगे, 11-11 दोनों की उम्र बराबर कर लेंगे। उसके बाद में जो आयु है उसका अंतर दे रखा 2 साल। 2 साल को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे और एक बार 1 को प्लस कर देंगे, एक बार 1 को माइनस कर देंगे। एक बार जब प्लस करेंगे तो 11 + 1 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, एक बार माइनस करेंगे 11 - 1 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। यानी जो बड़ा बच्चे की आयु हमें पूछी है तो बड़ा बच्चा है, जिसकी आयु बड़ी होगी वही बड़ा बच्चा होगा, तो एक बड़े बच्चे की आयु 12 साल, और यही हमारा उत्तर होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आप लोगों से इसी उम्मीद के साथ गुड नाइट।